अब वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मिलते एसबी में। और हम लोग एमपी टेट के पुराने वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर थे वो डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हमने 17 तारीख का एक सॉल्व कर लिया है और एक हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और 17 तारीख से ही शुरू हुए हैं, तो ये पहला है। इसके पहले हम एक कर चुके हैं और आगे हम ऐसे करते रहेंगे। वो 50 के आसपास है, हम सारे कर लेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे किस्म का बाल विकास है और इसमें भी हम बाल विकास करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम सीडीपी करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करेंगे। और आपको पता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके द्वारा ये परीक्षा ली गई थी एमपी टेट की। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विकास के विभिन्न पहलुओं से, विकास के बहुत सारे पहलू हैं, तो उन पहलुओं में से मंदता किसके साथ जुड़ी हुई है भाई? तो मंदता यानी कि मेंटली रिटार्डेशन। तो मेंटली रिटार्डेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? माध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। तो सिंपल सा है कि मंद बुद्धि होगी तो वो मेंटली रिटार्डेड होगा। सामान्य बुद्धि या मध्यम बुद्धि या तेज बुद्धि का बच्चा तो वो मेंटली रिटार्डेड होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर है मंद बुद्धि। तो जो मंदता है, वो रिटार्डेशन है, वो मंद बुद्धि बच्चे से जुड़ी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। बच्चे क्या सीखते हैं बाल केंद्र कक्षा में, उसको हम कैसे आकलन करेंगे उसका? पहला, गतिविधियों के माध्यम से। दूसरा, उनके परीक्षा के अंकों के माध्यम से, जो कि बिल्कुल गलत है। अंक बिल्कुल गलत हैं, रैंक बिल्कुल गलत है, ग्रेड बिल्कुल गलत है। इसके बाद तीसरा है कि बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के आधार पे। ये सही है, ये सही है कि बच्चे की योग्यता कितनी है, रुचि, क्षमता और उसके अनुभव कैसे हैं, इनके आधार पे हम बाल केंद्र शिक्षा में उसने क्या सीखा है इसको आंकेंगे। ठीक है, और अगला है कि बाल केंद्र शिक्षा में आमतौर पर क्या शामिल होता है? बाल केंद्र शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या शामिल होता है? पहला है तुरंत या मौके पे मूल्यांकन, तो ऐसा तो नहीं होता। दूसरा, कोई मूल्यांकन नहीं, तो ऐसा भी नहीं होता। और तीसरा है कि अधिक योगात्मक मूल्यांकन, कि मतलब अधिक योगात्मक मूल्यांकन, तो ये भी नहीं है। सही है अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। बाल केंद्र कक्षा में तो रचनात्मक मूल्यांकन शामिल होता है कि उसके आप महीने में 2 टेस्ट भी ले सकते हो, 4 टेस्ट भी ले सकते हो, 6 टेस्ट भी ले सकते हो। 3 महीने में उसके 10, 12, 20 टेस्ट ले सकते हो। फिर उसमें क्या गलतियाँ उसकी, क्या उसकी कमियाँ हैं, उनको सुधार सकते हो। ये सारी चीज़ें रचनात्मक मूल्यांकन में होती हैं। तो बाल केंद्र कक्षा में आप रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग कर सकते हो। तो चौथा हमारा सही उत्तर हो। अगला है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? पहला, केवल केवल पाठ्य पुस्तक या निर्धारित पुस्तकों पर आधारित होते हैं। तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नहीं होती, गलत है ऐसा कहना। मैंने हमेशा आपको बताया जहाँ केवल आ जाए वो गलत होता है। और उन विषयों पे फ्लेक्सिबिलिटी जो छात्र सीखना चाहते हैं, तो हाँ ये थोड़ा सा सही है लेकिन ये पूरा सही नहीं है। और तीसरा है कि जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशलों को सीखने पे जोर देना। और चौथा तो बिल्कुल गलत है, परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर जोर देना, तो गलत है। पाठ्यपुस्तक से पढ़ना गलत है। सही आपका उत्तर है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है कि जीवन पर्यंत अधिगम, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सोशल स्किल्स सीखें आप। ये सही उत्तर है। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है कि प्रदर्शन बुद्धि को डैश के द्वारा मापा जा सकता है। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस को कैसे मापेंगे हम? मौखिक क्षमता के द्वारा नहीं, समझ के द्वारा नहीं, संख्यात्मक क्षमता के द्वारा नहीं, तो फिर कैसे हम मापेंगे? चित्र व्यवस्था के द्वारा, पिक्चर अरेंजमेंट के द्वारा हम मापेंगे परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस को। ठीक है, डी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद अगला है कि एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। एक चीज को समग्रता के रूप में, एक चीज को अच्छे से सीखना है तो इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। ये किसके सिद्धांत से संबंधित है? किसने ऐसा बताया कि एक चीज को अच्छे से सीखना है तो उसको समग्रता के साथ सीखना होगा? तो इसका सही उत्तर है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। 4th नंबर का आंसर आपका होगा क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, जो कि पावलोव ने दी है। उसमें इन्होंने बताया है कि इस चीज़ को समग्रता से सीखना है तो उसके अध्ययन करना पड़ेगा उसका आपको, तब आप सीख पाएंगे। और उससे भी अच्छा क्वेश्चन है कि सामंजस्य शब्द किससे संबंधित है? सामंजस्य जो शब्द है वो किससे संबंधित है? पर्सनालिटी से यानी कि व्यक्तित्व से, मनोवृत्ति से, बुद्धि से या प्रेरणा से? तो आपको बताना है कि शब्द जो है सामंजस्य किसके साथ रिलेटेड है या किसके साथ एसोसिएट है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर बुद्धि नहीं है। हाँ, जिसके पास अच्छी बुद्धि है वो जल्दी सामंजस्य किसी के साथ स्थापित कर सकता है, लेकिन
बुद्धि जो है ये व्यक्तित्व में ही आ जाती है, क्योंकि बस इसी बात अच्छी बुद्धि होगी, बहुत सारे अच्छे गुण होंगे तो हम कहेंगे इसका व्यक्तित्व अच्छा है। तो ये व्यक्तित्व इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बुद्धि जो है वो व्यक्तित्व के अंदर ही आ जाएगी। व्यक्तित्व एक बड़ा ऑप्शन है, एक बड़ा एरिया है, लार्ज एरिया। तो सामंजस्य शब्द व्यक्तित्व से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पक्षपात किया जा रहा है, तो ये क्या है? ये लिंग के आधार पर भेदभाव है, जेंडर बायस है। इसके बाद है कि हमारे मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, जो कि कान में होती है। तो अब इन्होंने पूछा कि कान में तो होती है, लेकिन कान के किस भाग में होती है? मध्य भाग में होती है, या अंदर होती है, या बीच में होती है, कहाँ होती है? बाहर होती है। तो बीच में होती है, मिडिल में होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि एरेक्शन जी से संबंधित है, एरेक्शन साहब से संबंधित है कि मनो सामाजिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? द लास्ट स्टेज ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट इज। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरेक्शन जी ने दिया था, इनकी लास्ट स्टेज क्या थी आपको बताना है। पहला, पहचान बनाम पहचान का संकट या भ्रम। दूसरा, विश्वास बनाम अविश्वास। तीसरा, उदारता बनाम ठहराव। और चौथा, इंटीग्रिटी बनाम डिस्पेयर, यानी कि अखंडता बनाम निराशा। तो इसका सही उत्तर है अखंडता बनाम निराशा, ठीक है। इसको थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपसे चीज़ें बनेंगी, क्योंकि कंसेप्चुअल, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल थ्योरी है एरेक्शन जी की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक निर्धारित समय की अवधि, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल। पहला आंसर इसका सही है अनुदैर्ध्य। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? इलेक्ट्रिक काउंसलिंग अप्रोच की सीमा क्या है? पहला ऑप्शन, इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। दूसरा, परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण। तीसरा, अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण। और चौथा, परामर्श के लिए अधिक लक्ष्य और समन्वय दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट, कि इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। ये आपका राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आप जानते होंगे, जिनको हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करते हैं। किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, कोई अच्छे से बोल नहीं पा रहा, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो इनके लिए पहला ऑप्शन है कि भाई इनको आप कैसे हेल्प करेंगे, इनकी कैसे इनका मार्गदर्शन करेंगे? आप इनको अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे तो नहीं, क्योंकि अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य तो प्रतिभाशाली बच्चों को दिए जाते हैं। दूसरा, अधिक परीक्षण देंगे, ज़्यादा टेस्ट देंगे, टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा गृहकार्य देने से कुछ नहीं होगा। सी आपका सही है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड टिप्स। आप उनको सहयोग देंगे, आप उनको सुझाव देंगे, यही राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अब्राहम मास्लो की आवश्यकताओं के क्रम में सबसे निचले क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? सबसे निचले क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण कौन सा आपको बताना है। पहला, सम्मान की आवश्यकता। दूसरा, आत्मबोध की आवश्यकता। तीसरा, सुरक्षा की आवश्यकता। चौथा, प्यार और अपनेपन की आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर है सुरक्षा की आवश्यकता। मैं आपको समझा देता हूँ। 5 बताई थी अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं के सिद्धांत में, 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, जिनमें पहली है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है प्यार और अपनेपन की आवश्यकता, चौथी है सम्मान की आवश्यकता, पांचवी है आत्मबोध की आवश्यकता। तो यहाँ पहली नहीं है शारीरिक आवश्यकता, तो सबसे निचले क्रम की फिर दूसरी हुई, तो दूसरे में सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता, वही हमारा राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? पहला, प्रकृतिवादी बुद्धि। दूसरा, स्थानिक बुद्धि। तीसरा, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। चौथा, भावनात्मक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है स्पेटियल इंटेलिजेंस। सेकेंड नंबर का आंसर सही है, स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए एक स्टार मिलता है। अच्छे से समझने के लिए आप समझ जाएं कि उसको एक स्टार की जगह चॉकलेट दी जाती है। वो एक सही उत्तर देती है बच्ची और इसको चॉकलेट दी जाती है। तो किस प्रकार के रेनफोर्समेंट या किस प्रकार के मोटिवेशन का प्रयोग किया जा रहा है? पहला, परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। तो परिवर्तन तो नहीं हो रहा, कहाँ परिवर्तन कर रहे हैं? हर बार सही उत्तर देती है, एक चॉकलेट दे देते हैं, हर बार सही उत्तर दे रही है, फिर एक चॉकलेट दे दी, तो परिवर्तन नहीं हो रहा। ना कोई अंतराल रहता है, ना कोई आंशिक है कि कभी दिया कभी नहीं दिया,
निश्चित अनुपात है भाई, निश्चित अनुपात है कि वो सही उत्तर देगी और हम उसको चॉकलेट देंगे ही। तो फिक्स रेशियो रेनफोर्समेंट शेड्यूल, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची इसका राइट आंसर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है कि पहला ऑप्शन, इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। दूसरा, टेस्ट और असाइनमेंट का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच का विकास करना है, ये तो गलत है। यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश से प्रचारित होगा, बिल्कुल भी गलत है। प्रश्न पूछना अधिगम को हतोत्साहित करता है, कितना गलत ऑप्शन है। तो ये तीनों गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। तो 17 का ए सही होगा। 18 अच्छा और सरल प्रश्न है कि पढ़ने के कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा, चार ऑप्शन में से इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरीके से विकसित किया जा सकता है पढ़ने के कौशल को। तो पहला है आंसर लिखना, आंसर लिखने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, वर्ड गेम या क्विज करना, तो ये भी गलत है। शब्दावली का अभ्यास कराना बहुत ज़्यादा गलत है। सही कौन सा है? पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड इन द टेक्स्ट, पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, ये आपका राइट आंसर है। पठन कौशल को इस प्रक्रिया के द्वारा सबसे अच्छी तरीके से विकसित किया जा सकता है कि पाठ में शब्दों के उपयोग पर आप ध्यान केंद्रित करें, ये ठीक है। इसके बाद अगला है कि किसी भी प्रकार की असमर्थता है आप में, हो सकता है पैरों में असमर्थता हो, चलने में हो, दिखने में हो, सुनने में हो, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, उसके बाद भी आप एक ऐसा काम है जिसको करने में आप सक्षम होंगे, वो कौन सा ऐसा काम है? पहला सुनने का, दूसरा चलने का, सीखने का और देखने का। तो सही उत्तर है सीखने का। किसी भी प्रकार की आप में डिसेबिलिटी हो उसके बाद भी आप सीख सकते हैं, भले आप कम सीखें लेकिन सीखेंगे जरूर। तो सी आपका राइट आंसर होगा, लर्निंग। अगला है कि व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं ना, यह भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है सहज ज्ञान या इंस्टिंक्ट। यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको लिख लें। अगला है कि बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार, इसको आप गूगल करके पढ़ना। बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या है? पहला, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, और दूसरों में बिल्कुल रुचि ना होना, दूसरों से नाराज होना। तो बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार के लक्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं कि घटना या स्थान से जुड़े लोगों से बचना। इसको आप लिख लें और गूगल पे सर्च करके इससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। तो इसको आप गूगल से ही पढ़ना होगा, पुस्तक में नहीं आपको मिलेगा। किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत हैं? उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत है। तो जहाँ जीन आ गए वहाँ आनुवंशिकता और वंशानुक्रम भी आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। एक नियतिवाद सिद्धांत नहीं, एक सामाजिक सिद्धांत नहीं, एक प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत को ही वंशानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं या आनुवंशिकता का सिद्धांत कहते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित है या क्रिएटिविटी से संबंधित है? तो क्या बताना है आपको, क्या अभिसारी चिंतन है या अपसारी चिंतन है, जिसको अलग सोच भी कहते हैं, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, और ये दो तो गलत ही है। तो किस प्रकार का चिंतन क्रिएटिविटी से संबंधित होता है, या रचनात्मकता या सृजनात्मकता से संबंधित होता है? तो अलग सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सृजनशीलता से ये संबंधित होता है। कोई व्यक्ति है अलग सोचता है, सबसे, सबके जैसा नहीं सोचता, सबसे अलग सोचता है, तो ये अलग सोच जो है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। आप मान के चले कि वो क्रिएटिव है यदि ऐसा सोचता है। तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद बड़ा फेमस क्वेश्चन है सीटेट का कि यूनिवर्सल ग्रामर का थ्योरी किसने दी, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया? तो चौमास्की जी इसके राइट आंसर है, डी या 4, चौमास्की जी ने दिया है यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत, कि बच्चे जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इसके बाद सरल सा क्वेश्चन है कि बुद्धि जो है वो किस किस का परिणाम है? पर्यावरण और एक कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसका परिणाम है बुद्धि? तो सरल प्रश्न है कि बुद्धि किसका परिणाम है? पर्यावरण और एक और कौन सा ऑप्शन है? तो एक और ऑप्शन जो है वो आनुवंशिकता है, हेरेडिटी या वंशक्रम। तो आनुवंशिकता या वंशक्रम, ठीक है। तो बुद्धि जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मिनेसोटा पेपर फार्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसी की डैश को मापता है, किसी के मौखिक तर्क को मापता है, योग्यता को मापता है, व्यक्तित्व को मापता है, अंग्रेजी कौशल को मापता है।
तो मिनेसोटा पेपर फॉर्मवर्ड परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो किसी की योग्यता को मापता है। इसके बाद सेम वही क्वेश्चन है अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन वाला कि एक छात्र को पाई का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है और उससे बोला है कि तुम्हें बहुत सारी मेथड का यूज करते हुए, बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हुए पाई का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है? क्या ये मूल्यांकन है? नहीं। क्या ये अभिसारी चिंतन है या अपसारी चिंतन है? इन दो में से आप बता दो, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। यदि अभिसारी चिंतन होगा तो किसी एक सवाल को वो एक ही विधि से हल करता, दूसरी विधि उसके दिमाग में ही नहीं आती। लेकिन एक्चुअल में वो क्रिएटिव बच्चा है, तो एक विधि को एक सवाल को 10 तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो वो क्या है? क्रिएटिव बच्चे में अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हमारा आंसर होगा सी, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसके बाद सरल सा प्रश्न है कि क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है भाई, आपको पता ही होगा, कुत्ते पे था ये प्रयोग और ये पावलाव ने किया था। सेकंड इसका राइट आंसर है, पावलाव ने किया था। इसके बाद है कि भाई संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का लक्षण क्या है? संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का लक्षण क्या है? पहला अवधान, दूसरा गहन चिंतन, तीसरा अवधारणा और चौथा परसेप्शन या बोध। तो परसेप्शन या बोध हमारा राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन सर्वात्मवाद यानी कि एनी इमेज में से संबंधित है, जिसे आप गूगल करके पढ़ें, क्योंकि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, सिलेबस से बाहर का है। इसको कैंसल लिखा आना चाहिए था ऊपर, लेकिन नहीं लिखा, तो क्या करूँ, क्या कोई बात नहीं, आप गूगल से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो का एंड है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और आप कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा। यदि आप मोटिवेट करेंगे तो मैं और वीडियोस आगे बनाऊंगा, पूरे 50 पेपर करवाऊंगा आपको एमपीटेट के, क्योंकि अभी एमपीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन हैं। तो ये हमारी वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।